क्लोरीन की खोज सबसे पहले सन 1774 में शीले वैज्ञानिक द्वारा किया गया। उन्होंने पायरोलुसाइड पर HCl अम्ल की क्रिया करके इसको प्राप्त किया। क्लोरीन जो शब्द है वह ग्रीक में क्लोरस वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्रीनिश येलो। यानी यह क्लोरीन जो है वो हरे पीले रंग के कारण क्लोरीन नाम से जाना जाता है। यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में विभिन्न प्रकार के जो धातु क्लोराइड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। ये जो लवण होते हैं वो मुख्य रूप से समुद्र और चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लोरीन जो गैस होती है वो बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, और ये देखा जाता है कि इसको बनाने के लिए सांद्र HCl को जब गर्म MnO2 के साथ गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है, जैसे MnO2 + 4HCl = MnCl2, और प्राप्त होता है क्लोरीन और H2O। तो पहली विधि हो गई इसकी सांद्र HCl और गर्म MnO2 के साथ क्रिया। दूसरी विधि हम देखते हैं कि KMnO4 की HCl से अभिक्रिया करने पर, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को HCl के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। यहाँ पर जो सांद्र HCl है उसको हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे यहाँ हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो KMnO4 के थ्रू, यह भी एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इसके साथ जब HCl की क्रिया कराई जाती है तो हम देख रहे हैं कि ये क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया जब HCl के साथ कराई गई तो पोटेशियम क्लोराइड, MnCl2, H2O और Cl2 गैस प्राप्त होती है। दूसरी विधि हम देखते हैं क्लोरीन निर्माण की, जो प्रयोगशाला विधि है। इस प्रयोगशाला विधि में हम देख रहे हैं कि MnO2 जो है उसको HCl के साथ क्रिया करवाते हैं, तो MnO2 के साथ क्रिया हो रही है HCl की, तो MnCl2, H2O और Cl2 बनता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। तो बच्चों, प्रयोगशाला विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में जिस भी यौगिक को या जिस भी अणु के बारे में, विशेष अणु के बारे में हमें पढ़ना है तो प्रयोगशाला विधि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्रयोगशाला विधि है MnO2 को HCl के साथ ऑक्सीकृत करके इसको बनाया जाता है। तो रिएक्शन है MnO2 + HCl से बना MnCl2, H2O और Cl2। जो इसके बनाने की व्यापारिक विधि है, व्यापारिक विधि कहने से मतलब है बहुत अधिक मात्रा में जब हम इसे औद्योगिक दृष्टि से बनाना पड़ता है, तो यहाँ जो विधि अपनाई जाती है वो डीकन विधि। तो डीकन विधि में 723 केल्विन टेम्परेचर पर HCl गैस और CuCl2 जो है उसका उत्प्रेरक के प्रेजेंस में हवा के ऑक्सीजन द्वारा क्रिया करवाते हैं। मतलब यहाँ पर जो क्रिया होती है वो HCl और CuCl2 उत्प्रेरक के प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है। HCl का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उत्प्रेरक ही ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पे Cl2 गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो यहाँ हम विधि देख रहे हैं ये नेल्सन सेल का जो चित्र हम देख रहे हैं, ये नेल्सन सेल का चित्र है। नेल्सन सेल में हम देखते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। अब ये विद्युत अपघटन किसका हो रहा है? तो विद्युत अपघटन जो हो रहा है वो ब्राइन का हो रहा है। ब्राइन यानी सैचुरेटेड NaCl, मतलब संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो विद्युत अपघटन कराते समय ये एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये एक सह उत्पाद के रूप में मतलब ये प्राप्त हो रही है। तो जब NaOH का निर्माण हो रहा है नेल्सन सेल में तो क्लोरीन गैस हमें एनोड पर प्राप्त होती है, और जो हाइड्रोजन है वो हमें कैथोड पर प्राप्त होता है। तो इस नेल्सन सेल में हम देखते हैं कि जो कैथोड है, यहाँ पर कैथोड जो है वो ये इस्पात का बना हुआ जो ये पोरस एस्बेस्टॉस लाइनिंग है अंदर की तरफ, और ये कैथोड है तो ये इस्पात का बना हुआ होता है। और जो ये कार्बन है माने ग्रेफाइट की जो छड़ है वो कार्बन माने ग्रेफाइट यानी कार्बन की छड़ जो है वो यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करती है। इस कैथोड के चारों तरफ हम देखते हैं कैथोड के यहाँ पर पोरस एस्बेस्टॉस लाइनिंग लगी हुई है। यहाँ Na जो Cl है यानी सांद्र जो
NaCl माने या संतृप्त NaCl, वो यहाँ विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो यहाँ जो सबसे पहले रिएक्शन हुआ NaCl का अपघटन, तो NaCl का अपघटन होने पर Na+ और Cl- प्राप्त होता है। कैथोड पर हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया होगी या अपचयन की क्रिया होगी, तो कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया हो रही है। जब Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये सोडियम धातु में परिवर्तित होता है। एनोड पर Cl- है, तो एनोड पर जो Cl- है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो Cl परमाणु में परिवर्तित होगा, यानी क्लोराइड आयन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और Cl परमाणु बनेगा। ऐसे ही दो Cl परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो Cl2 बनता है। और यहाँ जो कैथोड पर प्राप्त जो Na है वो H2O वाटर के साथ रिएक्ट होकर के NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये नेल्सन सेल के बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन की कौन कौन से गुण होते हैं। क्लोरीन को हमने देखा कि ये पॉइजनस गैस है। रूम टेम्परेचर पर ये बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण गंध देता है और पेल ग्रीन, मतलब ये येलो ग्रीनिश कलर का होता है। डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील होता है। तो क्लोरीन जैसे क्लोरीन की क्रिया जब किसी धातु से कराते हैं तो क्लोराइड बनाता है LiCl। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। पोटेशियम के साथ क्लोरीन क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एल्यूमिनियम है इसके साथ भी क्लोरीन की क्रिया होती है, तो LCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। आयरन के साथ क्रिया करने पर FeCl3 बना, फेरिक क्लोराइड बना। फास्फोरस के साथ क्लोरीन की क्रिया होने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। वैसे ही अमोनिया के साथ जब इसकी क्रिया होती है क्लोरीन की, तो हम देख रहे हैं, देखिए NH4Cl बनता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। और जब क्लोरीन अधिक होता है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाता है, यानी क्लोरीन की मात्रा जब अधिकता में ली जाएगी तो यहाँ पर नाइट्रोजन ना बनके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। अब हम क्लोरीन के और भी रिएक्शन को देखेंगे कि जब ये ठंडे तनु क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यहाँ पर ये NaCl NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। वैसे ही जब सांद्र NaOH से क्रिया करता है तो भी ये NaCl और क्लोरेट बनाता है, सोडियम क्लोरेट। जब वो तनु से क्रिया कर रहा है, तनु NaOH के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड या हम कह सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। जब वह सांद्र NaOH के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोरेट का निर्माण होता है। फेरस को ये फेरिक में बदल सकता है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट जब अम्लीय माध्यम में Cl2 से रिएक्ट होता है तो फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हुआ, HCl बना। वैसे ही ये SO2 के साथ क्रिया करेगा तो SO2 को H2SO4 में और इसके साथ ऑक्सीकृत कर देता है। I के साथ क्रिया करता है तो I2 को आयोडिक अम्ल यानी 2HiO3 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ जो Cl2 है उसमें ऑक्सी कारक का गुण पाया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 होल थ्राइस में SO2 से H2SO4 का निर्माण हो गया। वैसे ही आयोडीन से आयोडिक अम्ल का निर्माण कर सकता है ये। सनलाइट के साथ जब क्लोरीन क्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, मतलब HCl और HOCl बनता है। ये किस प्रकार से डिकम्पोज हो रहा है, मतलब अगर हम हाइपोक्लोरस अम्ल को देखें तो HCl के साथ रिएक्ट होकर ये नवजात ऑक्सीजन देता है और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ये जो ऑक्सीकारक गुण है वो इसका ये दर्शाता है। अब हम इसके विरंजक गुण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पे आते हैं। क्लोरीन द्वारा जो विरंजन है वो स्थायी होता है। ये एक प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि क्लोरीन द्वारा होने वाला विरंजन स्थायी होता है, क्योंकि इसका जो विरंजन होता है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। अब ये ऑक्सीकरण कैसे करता है, जब ये जल से क्रिया करता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है और यही ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का विरंजन कर देती है, मतलब रंग उड़ाने का कार्य करती है।
जब इसको हवा में खुला छोड़ भी देते हैं, जब इसको ऑक्सीजन वापस मिलता भी है, तो भी यह कलर कंपाउंड में परिवर्तित नहीं होता है। एक बार इसका ऑक्सीकरण हो गया, मतलब एक बार यदि कोई पदार्थ रंगहीन हो गया, तो यदि इसको हवा में खुला या नमी मिलने पर यह वापस अपने कलर को नहीं लौटता है। इसका कारण यही है कि जो Cl2 द्वारा विरंजन है वह ऑक्सीकरण की क्रिया से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो Cl2 है जब वो नमी से क्रिया करती है तो नवजात ऑक्सीजन देती है, और यही नवजात ऑक्सीजन विरंजन का कारण बनती है ऑक्सीकरण के द्वारा। अब हम देखेंगे कि Cl2 और NaOH की जो क्रिया है वो असमानुपातन अभिक्रिया है या नहीं है, इसको समझाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि असमानुपातन क्रिया का अर्थ होता है कि एक ही तत्व किसी रिएक्शन में यदि एक से ज्यादा मतलब प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकते हैं तो वहां पर असमानुपातन की क्रिया होती है। तो क्या यहाँ पर Cl2 जब NaOH से क्रिया कर रहा है, NaCl या सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो यह विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि Cl2 कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो शून्य। Cl2 फॉर्म में है तो शून्य अवस्था में हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं NaCl, यदि देखें तो यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, जबकि NaClO3 में अगर देखें तो इसमें जो Cl है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। तो हम एक ही रिएक्शन में देख रहे हैं कि Cl 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, 0, -1 और +5। तो यह एक, हाँ, इसका आंसर होगा कि हाँ, यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही तत्व कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही रिएक्शन में शो करते हैं। अब हम क्लोरीन के कुछ उपयोग देख लेते हैं। उपयोग वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो क्लोरीन का यूज जो है वो गोल्ड और प्लेटिनम के निष्कर्षण में, मतलब मेटलर्जी में यूज करते हैं। क्लोरीन को बहुत सारे रंजक यानी डाइज बनाने में इसका यूज होता है, बहुत सारे मेडिसिन में इसका उपयोग होता है, प्रशीतन के जो उत्पाद है मतलब AC, फ्रिज, जहां भी मतलब कूलिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यह कुछ मैंने इसमें जो गुण होता है वो जीवाणु को खत्म करने का गुण होता है, तो ये पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने में भी हेल्प करता है। बहुत सारी विषैली गैसेस जैसे फॉस्जीन का एक कंपोनेंट होता है क्लोरीन, जैसे COCl2 फॉस्जीन का फॉर्मूला है। अश्रु गैस CCl3NO2, ये इसमें भी Cl कंपोनेंट है। मस्टर्ड गैस इसमें भी Cl कंपोनेंट है। तो बहुत सारी गैसेस को बनाने में Cl का योगदान होता है। अब हम देखेंगे क्लोरीन का ही एक यौगिक है HCl, इसके बारे में। इसको नमक का तेजाब भी कहा जाता है, नमक का तेजाब भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है? तो यहाँ जो ये HCl है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक यौगिक है और कमरे के ताप पर यह एक रंगहीन गैस होता है और ये एक अकार्बनिक अम्ल के रूप में माना जाता है। हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन को हम HCl के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो HCl है वो कहाँ पे मिलता है? तो ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली गैसों में, ज्वालामुखी पर्वत से जो निकलने वाली गैसेस होती हैं उसमें ये रहता है HCl। तो इसलिए इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबर साइंटिस्ट ने नमक पे जब H2SO4 की क्रिया करवाई और तब इसे प्राप्त किया। मतलब ग्लोबर ने 1648 में नमक की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराई, गर्म किया, तो ये प्राप्त हुआ HCl गैस। अब हम इसके कुछ बनाने की विधि को देख लेते हैं। बनाने की विधि में सबसे पहले हम देखेंगे कि H2 और Cl2 की क्रिया जब सूर्य के प्रकाश में कराई जाती है तो HCl गैस प्राप्त होता है। वैसे ही जब SO2 की क्रिया H2O से कराते हैं Cl2 के प्रेजेंस में तो हमें प्राप्त होता है HCl और H2SO4। Cl2 की क्रिया जब H2O से कराते हैं तो हमें HCl प्राप्त होती है। अब हम इसके प्रयोगशाला विधि को देखें। मैंने पहले ही बताया प्रयोगशाला विधि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सोडियम क्लोराइड, जैसा कि ग्लोबर ने बनाया था, सोडियम क्लोराइड पर H2SO4 की क्रिया करवाई और उन्होंने प्राप्त किया HCl। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। आप देखिए NaCl
कि H2SO4 से क्रिया हुई तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और HCl बना। दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं कि NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जब NaCl से फिर से रिएक्ट हो रहा है तो प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट और HCl गैस। जो HCl है उसके कुछ भौतिक गुण हैं, जैसे हम देख लेते हैं। बहुत ही दम घोटने वाला होता है, तीव्र गंध युक्त होता है, जल में घुल जाता है आसानी से, रंगहीन होता है और जो इसका अधिकतम हम सांद्र जलीय विलयन देखते हैं वो है 40%। और बहुत ज्यादा जब इसको 189 पर द्रवित कर देते हैं, 189 केल्विन पर, तो ये रंगहीन द्रव बना लेता है और 159 केल्विन पर ये सफेद ठोस में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के इसमें कुछ विशेष गुण होता है। अब हम इसके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में देख लेते हैं कि HCl हम जानते हैं कि एक प्रबल अम्ल होता है। तो ये अम्ल क्यों होता है? हम पहले से ही जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, जो आसानी से H+ देते हैं, मतलब जो H+ देते हैं, और जो बहुत आसानी से दे देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं, हम शुरू से ही जानते हैं। तो HCl की क्रिया जब H2O से कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है और Cl- प्राप्त होता है। ऊष्मा का प्रभाव जब HCl का 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है तो यह विघटित होता है H2+ और H2 में और Cl2 में। अमोनिया के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है, अमोनिया के साथ जब HCl की क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया का एक लवण बन जाता है, मतलब अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पर ये प्रयोगशाला में इसका प्रयोग भी करके देखते हैं। यहाँ पर सफेद धूम्र निकलता है जिससे पता चलता है कि अमोनिया गैस है, मतलब NH4Cl जो बनता है तो ये सफेद धूम्र के रूप में अपनी पहचान कराता है, यानी अमोनिया गैस यहाँ पर है। तो ये NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड बना। जब धातु के साथ HCl की क्रिया हुई, विभिन्न प्रकार के धातुओं के साथ, जैसे सोडियम के साथ HCl की क्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड बन गया, जिंक के साथ क्रिया हुई तो जिंक क्लोराइड बन गया, Fe के साथ क्रिया हुई तो FeCl2 फेरस क्लोराइड बनता है। और सभी में हम देख रहे हैं कि जब भी किसी धातु से अम्ल क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। अब है ऑक्सीकारकों के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जब इसके साथ HCl की क्रिया होती है तो क्रोमियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यानी जो चीजें यहाँ पर है उसके क्लोराइड बन गए। पोटेशियम का क्लोराइड बन गया, क्रोमियम का क्लोराइड बन गया, वाटर बनेगा ही बनेगा क्योंकि H भी है, O भी है तो वाटर बनेगा और Cl2 गैस मुक्त होगी। साथ ही साथ MnO2 के साथ जब HCl की क्रिया होगी तो चूंकि Mn है तो Cl से रिएक्ट होकर MnCl2 बनाएगा, H है, O है तो H2O बनेगा और Cl है तो ऑब्वियस है कि Cl2 गैस जरूर बनता है। HCl जो है अम्ल राज्य का भी एक भाग होता है जिसे एक्वारेजिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है यहाँ पे कि एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं? तो एक्वारेजिया एक विलयन के रूप में ही प्रयोगशाला में या कई जगह जो ऐसे धातु जो अघुलनशील होते हैं, बहुत सारी चीजों में जो अक्रियाशील होते हैं उनको खोलने में इसका उपयोग होता है। इसमें एक पार्ट होता है सांद्र HNO3 और 3 भाग होता है HCl, यानी HCl की जो मात्रा है एक्वारेजिया में वो 3 पार्ट होती है और एक पार्ट होता है सांद्र HNO3 का। ये एक संक्षारक अम्ल होता है और इसमें जो उत्कृष्ट धातुएं होती है, उत्कृष्ट धातुओं का मतलब है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होती हैं, तो जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको घोलने में ये काम आता है। तो जैसे गोल्ड है, जब उसको इसमें क्रिया करवाई जाती है, एक्वारेजिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये ऑरिक क्लोराइड बनाता है। वैसे प्लेटिनम के साथ जब एक्वारेजिया की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट प्राप्त होता है। अब हम कुछ इसके अवक्षेपण अभिक्रिया की तरफ आते हैं। जब ये HCl की हम AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तो ये AgCl बनता है, यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। वैसे ही लेड नाइट्रेट से जब HCl की क्रिया होती है तो लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और नाइट्रिक अम्ल बनता है। HCl के कुछ उपयोग हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए HCl यूजफुल है। हम देखते हैं प्रयोगशाला में एक मुख्य अभिकर्मक के रूप में तो होता ही है इसका प्रयोग, अम्लराज बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो कीटाणुनाशक वस्तुओं को बनाने में भी यूज होता है, पेंट और कलर बनाने में यूज होता है, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, कोक और हड्डी के कोयले के शोधन करने में, यानी उसको शुद्ध करने में भी HCl का बहुत अधिक यूज होता है।
अब हम देखेंगे कुछ अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक नाम से ही स्पष्ट है कि जब हैलोजन आपस में क्रिया करते हैं तो अंतर हैलोजन यौगिक बनता है। हैलोजन परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं और सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, इसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इसके जो प्रकार हैं, मतलब दो या दो से अधिक, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो अंतर हैलोजन यौगिक है, ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा कि कितने प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक बना सकता है। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो XX+3, तो XX3+5, XX5 और +7 होने पर XX7 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। अंतर हैलोजन यौगिक दो हैलोजन, चूंकि हैलोजन में हम जानते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, फिर भी ये अंतर हैलोजन यौगिक कैसे बना पाते हैं। तो यहाँ भी हम ऊपर से नीचे, जब हैलोजन परिवार में ही जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अर्थात हम फ्लोरीन से लेकर नीचे आते हैं आयोडीन तक, तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं और जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। इसी अंतर के आधार पर, यानी ये जो इनके तत्वों के मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, उस अंतर के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण करता है। इसका नेचर है कि ये प्रायः सभी सहसंयोजक होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं और अच्छे ऑक्सीकारक भी होते हैं। साथ ही साथ ये जल अपघटित होते हैं और ऑक्सी अम्ल बना सकते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि ये हैलोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। इसका क्या कारण होगा? इसका कारण ये है क्योंकि जो XX डैश है, मतलब अंतर हैलोजन में बंध XX की तुलना में दुर्बल होगा। कैसे? यहाँ जो अंतर हैलोजन यौगिक बना है, मान लीजिए हम ClF लेते हैं, तो ClF में Cl की विद्युत ऋणात्मकता F से कम होगी। तो जब दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक वाले यौगिक हैं, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रहेगी, यानी सहसंयोजक बंध को खींचने की प्रवृत्ति होगी, वो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व की होगी, तो इलेक्ट्रॉन युग्म को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो जो बंध है वो दुर्बल हो जाएगा। तो बंध जब दुर्बल होगा तो क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, कि वो बंध आसानी से टूट सकता है, तो ज्यादा वो क्रियाशील होंगे। जबकि हैलोजन, जैसे हम अगर लेते हैं XX, मतलब एक सिंपल हैलोजन F2, Cl2, Br2, I2, ऐसे सिंपल एक ही तत्व से बने हुए हैलोजन है, वो अंतर हैलोजन नहीं है Cl2, Br, जिसमें दोनों परमाणु सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं। तो वहां पर दोनों परमाणु में सेम प्रकार का विद्युत ऋणात्मकता का प्रॉपर्टी होगा, तो यहाँ पर बंध जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बंध एज यूजुअल जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर अंतर हैलोजन में हम देख रहे हैं कि बंध जो है वो दुर्बल हो गया। उसका कारण है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, क्योंकि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले यौगिक मिलकर ही अंतर हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम कुछ अंतर हैलोजन जो यौगिक होते हैं उनकी कुछ संरचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि जो अंतर हैलोजन यौगिक यदि है XX टाइप का, तो वो sp3 संकरित अवस्था में होते हैं, उसकी संरचना रेखीय होती है। यदि XX3 है तो sp3d प्रकार का होता है और वहां संरचना T आकार की होती है। XX5 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 यदि है तो वहां पर sp3d2 संकरण होगा और वर्ग पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। और यदि XX7 प्रकार का है, यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वह sp3d3 प्रकार के होते हैं और sp3d3 प्रकार के हैं और स्ट्रक्चर इसका पंचकोणीय द्विपिरामिडी होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण है। हम जानते हैं कि sp3 संकरण में जो संरचना होती है वह होती है चतुष्फल की, लेकिन यहाँ पर 3-3 लोन पेयर है। 3-3 लोन पेयर कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। 3-3 लोन पेयर के कारण ये संरचना विकृत हो गई VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही sp3d संरचना में हम जानते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होनी चाहिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है 2, तो इसकी संरचना भी विकृत हो गई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी से हो गई T आकार की। XX5 यहाँ पर हम देख रहे हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ sp3d2 है तो अष्टफल की ना होकर ये संरचना हो गई वर्ग पिरामिडल।
लेकिन XX7 यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो यौगिक है यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 0 है, तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर होगा। मतलब यहाँ पर जो शेप होना चाहिए एक्चुअल में वही शेप होगा, कोई विकृति नहीं है क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर एब्सेंट है। आइए अब हम इसकी संरचना के बारे में देखें। इसकी जो संरचना है यानी अगर हम XX प्रकार का देखें तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ClF। किस प्रकार से है ClF की संरचना वो हम देख लेते हैं। ये देखिए Cl है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1। ClF देखते हैं तो F में एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मिक 2pz1, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आना है तो सबसे पहले यहाँ संकरण हो जाएगा। क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसके चारों तरफ, Cl केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी वो है F का। तो F जो है वो इसको आना है Cl के पास, तो Cl क्या करेगा, सबसे पहले संकरण हो जाएगा इसमें, तो समान ऊर्जा वाले 4 संकरित कक्षक का निर्माण करेगा। समान ऊर्जा वाले 4 संकरित कक्षक बनने के बाद हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर लोन पेयर हैं जो कि बंध बनाने भाग नहीं ले रहे हैं और एक जो है वो बंध बनाएगा। यानी यहाँ पर ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के 2pz1 के साथ अतिव्यापित होकर बंध का निर्माण करता है। और यहाँ जो ये 3 लोन पेयर है 1, 2, 3, ये जो 3 लोन पेयर है वो यहाँ 3 जगह पर है। इस तरह से इसकी संरचना हो गई रेखीय, मतलब यहाँ पर रेखीय लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर ये 3 लोन पेयर के कारण प्रतिकर्षण बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह लीनियर स्ट्रक्चर या रेखीय संरचना दर्शाता है। यहाँ ये देखिए यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो लीनियर यहाँ पर ये वाली संरचना जो है लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे ClF3 की संरचना। ClF3 की संरचना में हम देख रहे हैं कि F 3 है, मतलब Cl केंद्रीय परमाणु है, इसके चारों तरफ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl का जो बेसिक मूल अवस्था का ऑक्सीकरण स्टेट है वो है 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1, एक अयुग्मित है, जबकि Cl के चारों तरफ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु आया है। तो Cl को भी इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3py से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए। अब यहाँ पर होगा संकरण sp3d, संकरण हो गया sp3d संकरण। तो 5 संकरित कक्षक का निर्माण हुआ और 5 संकरित कक्षक में हम देख रहे हैं कि केवल 3 बंध बनाएगा और 2 जो है वो बंध नहीं बनाएंगे। तो ये जो 2 बंध नहीं बनाएंगे तो वो किस प्रकार से रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे तो इसकी संरचना विकृत हो जाएगी। तो ये 2 लोन पेयर हो गया, ये देखिए ये 2 लोन पेयर हो गया और ये बीच में Cl और ये FF ये हो गया। तो ये 3 यहाँ टी शेप बन गया। इसका जो शेप हो गया वो टी आकार का हो गया। हमने पहले ही देखा था इस सारणी में कि टी आकार कब बनता है, जब 2 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो। इस संरचना को हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर लोन पेयर है और 3 F के साथ बंध बना रहे हैं, मतलब यहाँ 3 जो है बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो संरचना विकृत हो गई, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ना होकर ये संरचना हो गई टी आकार की। अब हम इसमें पढ़ते हैं IF5 का स्ट्रक्चर। IF5 यानी आयोडीन बाह्यतम कोश में सेम स्ट्रक्चर होगा, यानी बस आयोडीन है तो 5th शेल में इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5वीं शेल में प्रवेश करते हैं। तो 5s2, 5px2, 5py2 और 5pz1 और F 5 है, तो यहाँ केवल एक है, तो I के जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ से उत्तेजित होकर आगे गए तो 3 हो गया, फिर और एक आगे गया तो 5 हो गया। इस तरह से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और एक यहाँ पर लोन पेयर हो गया। तो यहाँ जो संकरण हुआ वो है sp3d2। sp3d2 संकरण हुआ, तो sp3d2 संकरण हुआ तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक लोन पेयर है। ये देखिए एक लोन पेयर है और 5 यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो गया। यहाँ भी संरचना अष्टफल की होनी चाहिए, लेकिन विकृत होकर हो गई पिरामिडल स्ट्रक्चर। यह हमने देखा था कि लोन पेयर जब एक है
तो हो गया। और यहाँ पर बॉन्ड बनाने वाले 5 हो गए, बॉन्ड लोन पेयर 1 है, तो स्ट्रक्चर वितरित होकर हो गया वर्ग पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये संरचना हो गई वर्ग पिरामिडी संरचना। अब हम देखते हैं IF7। तो IF7 मतलब आई के चारों तरफ F के 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब F की तरफ से 2pz1 यानी 7 बार है। तो यहाँ पे कितना उत्तेजन कराना पड़ेगा? पहले इसको बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो लोन पेयर है, और एक गया तो 3, और एक गया तो 5, और एक गया तो 7। इस प्रकार से 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और 7 F के साथ वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना का निर्माण होता है। अंतर हेलोजन यौगिकों की संरचना को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कई एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे ClXX प्रकार में कई अंतर हेलोजन यौगिक ClF हो सकता है, BrF, IF, BrCl, ICl, IBr, सब में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसकी संरचना हो गई रेखीय, मतलब जो XX प्रकार का होगा वो रेखीय संरचना वाले हो गए। XX3 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ClF3, BrF3, IF3, ICl3। इसमें जो संरचना है वो टी आकार की होगी, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर होते हैं। XX5 में हम देख रहे हैं IF5, BrF5, ClF5। यहाँ हम देखते हैं कि 5 जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी होगी। और XX7 जहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, तो इसकी संरचना एज यूजुअल होगी, मतलब पंचकोणीय द्विपिरामिडी होगी। इसके उपयोग हम देखें कि ये ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और विलायक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और फ्लोरीनी कारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये फ्लोरीन वाले जो होंगे वो फ्लोरीनी कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम के साथ क्रिया करके UF6 और ClF का निर्माण करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि यह जो अंतर हेलोजन यौगिक है वो फ्लोरीनी कारक के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं।